हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 अप्रैल 2026 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज से फिर से एक बार ये जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस है इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, पिछले को थोड़े समय से ब्रेक हो गया था, आई अंडरस्टैंड, बट फिर से शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद इट। डेली इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और आज बेसिकली मैं कुछ बेसिक आर्टिकल्स जो मतलब आज के न्यूज़पेपर में है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, वो कवर करूंगा। और फिर मैं आप लोगों का इस पर फीडबैक भी चाहूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मतलब रिक्वायरमेंट होगी या ये कहें कि अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो इसमें मैं एडिटोरियल्स वगैरह जो है, ठीक है, पूरे के पूरे एडिटोरियल्स एज सच नहीं, मतलब जो न्यूज़पेपर में दिए होंगे वो एज सच नहीं, बट उनको एक समरी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूं। बट उसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा। और साथ ही क्या आप ये भी चाहते हैं कि मैं इन सेशंस में जो भी आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या उनके बेसिस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या कुछ पीवाईक्यूज अगर हैं तो वो भी इंक्लूड करूं? ठीक है, तो ऐसा सवाल, मतलब ये मेरा आप लोगों से सवाल है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बेसिकली 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स जो हैं ये आपके मतलब बेसिकली आर्टिकल तो एक ही है, इसमें 2 इश्यूज हैं। ठीक है ना, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और डिलिमिटेशन बिल के बारे में बात करेंगे। और एक आर्टिकल बेसिकली ये इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चौक पॉइंट्स को लेकर होगा। ठीक है, ये बेसिकली इशू अभी जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा इशू चल रहा है उसको लेकर है ना। और इसी तरीके के कौन से और इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम चौक पॉइंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में जो अगर आज का फ्रंट पेज हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहली बात यही वाली है। ठीक है ना, क्योंकि इसको लेकर इशू क्या चल रहा है ये हालांकि हम लोग बहुत पहले से इसको लेकर बात करते आए हैं। तो मुद्दा यहाँ पर बेसिकली ये है कि सरकार का ये बहुत पहले से प्लान है। ठीक है, ये हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो प्रेजेंट लोकसभा है उसकी सीट्स बढ़ाई जाए। ठीक है, उसके साथ लिंक किया गया है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसमें 33% 33% रिजर्वेशन की बात है फॉर द विमेन। ठीक है, इन दी लोकसभा एज वेल एज द स्टेट असेंबलीज, तो वो बात है, उसको उसके साथ लिंक किया गया है। फिर उसको लिंक किया गया था बेसिकली डिलिमिटेशन के साथ, है ना। और डिलिमिटेशन इज बाउंड बाय द सेंसस। जो सेंसस अभी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जस्ट स्टार्ट हो रहा है और जो अगले साल तक चलेगा, 2027 का सेंसस जिसको कहा गया है। तो पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये जो नारी वंदन अधिनियम था ये लागू होना था। लेकिन उसमें फिर यह है कि वो 2029 तक नहीं हो पाएगा, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो सरकार ये चाहती है कि 2029 में जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे तो वहां तक इसको लागू कर दिया जाए, तो उसके लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो एक नया बिल लाने की बात हो रही है, दैट इज 131st अमेंडमेंट एक्ट या 131st अमेंडमेंट बिल, वो इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो लोकसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाया जाए। अब इसमें जो ये हैं क्या बोलते हैं, मतलब लोकसभा की सीटें एक तो बढ़ाई जाए, जो अभी 550 की लिमिट है उसको बढ़ा के 850 किया जाए। और दूसरी बात ये है कि डिलिमिटेशन किया जाए, मतलब राज्यों की जो सीट्स हैं वो उसमें चेंज होगा। तो इसको लेकर जो डिलिमिटेशन है वो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन को जो लिंक किया गया है वो लिंक किया गया है पॉपुलेशन के साथ। ठीक है ना, कि जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की नंबर ऑफ सीट्स जो है लोकसभा में ज़्यादा होंगी। ठीक है ना, ये बेसिकली वन वोट वन वैल्यू के कंसेप्ट को हाईलाइट करता है, मतलब कि हर व्यक्ति की जो वोट की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा है, ठीक है, जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो बराबर होना चाहिए। कि मतलब पर्टिकुलर लोगों का, जैसे मान लीजिए 10 लाख पॉपुलेशन पर एक एमपी है, से फॉर एग्जांपल, तो ये जो मतलब रेशियो है ये थ्रू आउट द कंट्री सेम रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए यह है कि जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज़्यादा है उन राज्यों में लोकसभा की सीट ज़्यादा हो जाएंगी, वहाँ से एमपी ज़्यादा आएंगे। जिन राज्यों की सीट्स कम है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम है ना, कंपेयर टू अगर आप नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार से कंपैरिजन करें तो उनकी सीट्स कम हो जाएंगी। तो यही उनका कहना है। ठीक है ना, सदर्न स्टेट्स का यही कहना है कि अगर इसको इस तरीके से किया जाता है तो होगा क्या कि हमारी जो सीट्स हैं, मतलब जो सदर्न स्टेट्स की सीट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसको लेकर सरकार का यहाँ पर यह कहना है कि हम इसको ऐसे नहीं करेंगे,
हम बेसिकली ये करेंगे कि ओवरऑल जैसे 550 है उसको अगर हम 850 बना रहे हैं सीट्स को, तो ओवरऑल हम लगभग 50% के आसपास इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 50% का जो इंक्रीज कर रहे हैं तो हर राज्य की जो सीटें हैं उसमें भी 50% इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और इनका यही कहना है कि कीप साउथ शेयर अनचेंज्ड इन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में जो साउथ की राज्यों का, साउथ के स्टेट्स का जो शेयर है वो उतना ही रहेगा, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रपोर्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। लिस्ट ईच स्टेट्स न्यू काउंट इन द शेड्यूल, ठीक है। और एक शेड्यूल, ये जो शेड्यूल वर्ड दिया गया है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है, ठीक है, ये वो वाला शेड्यूल नहीं है। ये शेड्यूल का मतलब है कि इस बिल के अंतर्गत एक शेड्यूल, या जिसको आपने बिल्स में देखे होंगे एनेक्शर होता है, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ टेबल्स वगैरह टाइप की दी जाती है, तो उस तरीके की एक टेबल जो है वो इस बिल में इंसर्ट की जाएगी स्पेसिफिकली, और जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि किस राज्य में अभी कितनी सीटें हैं और वो बाद में इस प्रोविजन को लाने के बाद कितनी हो जाएंगी, ठीक है ना। आई होप बात क्लियर है आप। चलिए, तो इसी को लेकर एक एक्सप्लेन्ड पेज पर आर्टिकल है, डिटेल में उसको हम लोग वहाँ पर समझते हैं और फिर हम लोग द हिंदू के आर्टिकल पर चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, दिस इज दैट आर्टिकल, अ गुड आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है। तो यहां पर यही लिखा गया है कि द ट्विन मूव्स दैट विल रीशेप इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, कि दो बदलाव यहां पर करने की बात हो रही है और जिससे हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। तो देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का जो बजट सत्र चल रहा था, उसी बजट सत्र का यहाँ पर एक स्पेशल सेशन जो है वो 3 दिन का होने वाला है ना। और यहाँ पर 2 लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश के डेमोक्रेसी को रीशेप करेंगे, है ना, वो यहाँ पर डिसाइड किए जाएंगे। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा अप टू 850 फ्रॉम द प्रेजेंट 543, ठीक है, प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो 543 है, बट जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 550 है, ये आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो यहां पर ये है कि जो प्रेजेंट 543 सीट्स हैं, जिसको मैंने कहा कि प्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रेंथ इतनी है बट जो सैंक्शनड लिमिट इज 550, ठीक है, उसको बढ़ा के 850 करने की बात की जा रही है। एक तो ये बिल है, ठीक है, इसी बिल का जो नंबर है ये याद रखिएगा, दैट इज 131, 131वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, विधेयक है ये, बिल है ना। और इसके साथ एक बिल और होगा, टू कंस्टिट्यूट अ डिलिमिटेशन कमीशन टू कार्व आउट द न्यू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है, एक डिलिमिटेशन कमीशन बिल भी है 2026, जिसके तहत एक नया डिलिमिटेशन कमीशन, एक परिसीमन आयोग जो है वो बनाया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिससे नई पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि देश का एरिया तो उतना ही है ना। अब उसमें पहले 543 या 550 सीट्स हैं, उनको बढ़ाकर अगर 850 सीट्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा क्या, जो कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हैं वो रीडिफाइंड होंगी, वो चेंज होंगी, है ना, छोटी हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, एरिया श्रिंक करेंगे तभी हम नई कंस्टिट्यूएंसीज को जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, रिसेंट में ही यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि देश में अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बना है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आगे ये लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज टेथर्ड द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू द सेकंड लैंडमार्क चेंज। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार ने डिलिमिटेशन को जो है वो एक और चेंज के साथ, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के साथ जोड़ा है, और वो क्या है कि जो महिलाओं के आरक्षण का विधेयक है, ठीक है, ये बेसिकली एक्ट पास हो चुका है, ये 2023 में ही पास हो चुका है, बट उसमें प्रोविजन यही था कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद जो है तब ये लागू किया जाएगा, है ना। तो उसमें वही इशू है कि अब कब सेंसस होगा, फिर उसके बाद कब डिलिमिटेशन होगा, 2029 तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए सरकार इसको यहाँ पर चेंज करने जा रही है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वीमेंस रिजर्वेशन एक्ट विच सीक्स टू रिजर्व। इसमें वही बात है कि 1/3 सीटें जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभा में भी। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेट की असेंबलीज में भी ये प्रोविजन लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वीमेंस रिजर्वेशन एक्ट है, ये पहले ही मैंने आपको बताया कि 2023 के अमेंडमेंट से पास हो चुका है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग मुझे अमेंडमेंट का नंबर बताइएगा। अब जैसे बेसिकली जो भी एक्ट बन चुका है उसके लिए बिल का नंबर याद नहीं रखना है,
ठीक है, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, उस अमेंडमेंट एक्ट का नंबर क्या था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को कमेंट्स में प्लीज एक्टिव होना पड़ेगा, है ना, तभी चीजें जो है वो सही चलेंगी, है ना। लेकिन इसमें वही है, बट हैड बीन केप्ट इन अबेयंस, मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका अभी तक, क्योंकि जो ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है ये इसके बाद होना था और वो अभी तक नहीं हुआ है। और डिलिमिटेशन होने के लिए पहले क्या होना चाहिए था, सेंसस, जनगणना, जो अभी शुरू हो रही है जस्ट, है ना। तो ये जो डुअल मूव है, ये जो डुअल मूव लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कि एक तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में सीट बढ़ाने की बात है, और 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन दीज लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चेंजेस इन इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया की डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतंत्र में आज़ादी के बाद से लिया गया अब तक का ये एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है ना। एंड दीज चेंजेस सीक टू मेक द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम मोर रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। तो इसमें बेसिकली इन कदमों के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो जाएगा, वही मतलब है कि नंबर ऑफ अगर एमपीज या एमएलएज बढ़ जाएंगे तो कम लोगों को, अब जैसे मान लीजिए वही मैंने कहा कि पहले 10 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, तो इसके बाद नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएंगी तो हो सकता है कि 8 लाख लोगों को अब एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। ठीक है ना, इंक्लूसिविटी बढ़ जाएगी, है ना, ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो लोगों की आवाज़ जो है वो ज़्यादा, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाले ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनकी इंक्लूसिविटी बढ़ जाएगी। इक्विटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इक्विटेबिलिटी तो उस आधार पर बढ़ जाएगी कि महिलाएं जो हैं, या इंक्लूसिविटी में भी आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि महिलाओं को जो है वो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, है ना, तो यही बात है। अब डिलिमिटेशन इज द फोकस, तो विमेन रिजर्वेशन हैड ऑलरेडी बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2023। मैंने आपको पहले बता दिया कि 2023 में ये ऑलरेडी पास हो चुका है। ऑल दैट वॉज लेफ्ट वॉज इट्स एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इन द इलेक्शंस। ठीक है, ये एक्ट तो पास हो चुका है लेकिन इसको अभी तक चुनावों में एक्चुअल में लागू या इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन जो है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से जोड़ा गया था, और डिलिमिटेशन तभी हो सकता है जब 2027 के बाद जो सेंसस अभी चल रहा है, जब वो सेंसस के डेटा पब्लिश होगा, पहले सेंसस पूरा होगा, फिर उसका जब डेटा पब्लिश होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये लागू होता है ना, तो वही चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपीडाइट किया जाएगा, मतलब इसमें तेजी लाई जाएगी, बाय मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैड पुट अ फ्रीज ऑन दिस टिल द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट सेंसस रिजल्ट्स आफ्टर 2026। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। 2001 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि 2026 के बाद जब तक पहला सेंसस नहीं होता है ना, जब तक उसके आंकड़े पब्लिश नहीं होते हैं तब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। ठीक है ना, हालांकि लास्ट डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें तो 1976 में इस तरीके का एक डिलिमिटेशन हुआ था, मतलब जिसमें सीटों के चेंज करने की बात हुई थी, नंबर ऑफ सीट्स की, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको बताऊं तो 1976 का जो एक अमेंडमेंट है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, उसमें यह कहा गया था कि 1971 के सेंसस के आधार पर जो डिलिमिटेशन है या जो नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा है उसको फ्रीज किया गया था 2001 तक। ठीक है, उसके बाद 2001 में एक और अमेंडमेंट आता है, दैट इज 84th। इसको याद रखना आसान है, 42nd और उसका जस्ट डबल 84th। ठीक है, 42nd इज 4 and 2 6, दैट इज 1976, और 84 जो है दैट इज इन 2001। तो उसमें यह कहा गया कि 2026 मतलब अगले 25 सालों के लिए इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया कि जो सीट्स ऑफ द लोकसभा है उसको फ्रीज कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये दो अमेंडमेंट्स थे, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब सरकार ने इसी चीज़ को यहाँ पर इसी में अमेंडमेंट करने की बात हो रही है। फैसिलिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन डिलिमिटेशन इज देयरफॉर द रीजन द 3-day पार्लियामेंट्री सेशन हैज बीन कन्वीन्ड। और इसी चीज़ों के लिए, इन्हीं बिल्स को पास करने के लिए जो ये 3 दिन का विशेष सत्र है ये बुलाया गया है, जो आज से शुरू हो रहा है और आज कल परसों यानी कि 16, 17, 18 3 दिन ये चलेगा। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग प्रोविजन की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 82 है, ठीक है, जो अनुच्छेद 82 है, वो ये कहता है रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 82nd आर्टिकल है उसमें ये बात मैंडेटरी की गई है कि हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद जो है वो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, और स्टेट असेंबलीज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीएडजस्ट किया जाएगा। ये मैंडेटरी है आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग। ठीक है,
द रीएडजस्टमेंट कैन लीड टू अ चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स और अ चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। तो रीएडजस्टमेंट करने का मतलब है कि या तो नंबर ऑफ सीट्स में कम ज़्यादा हो सकता है, या फिर सीट्स के नंबर को आप कांस्टेंट रखेंगे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं रखेंगे, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है रीएडजस्टमेंट का। तो दिस इज डन टू अकाउंट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ओवर द टाइम। ठीक है, और वही चीज़ है कि मतलब समय के साथ, जैसे हर 10 साल में सेंसस होता है, उसके बाद डिलिमिटेशन करने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उन 10 सालों में पॉपुलेशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी एरिया की पॉपुलेशन हो सकता है कि उन 10 सालों में बढ़ गई हो, अगर वहाँ पर इन माइग्रेशन हुआ है, अगर वहाँ से लोग पलायन कर गए हैं, ठीक है, आउट माइग्रेशन हुआ है, तो हो सकता है कि उस जगह की पॉपुलेशन कम हो गई हो। तो इस आधार पर भी ये चीज़, ये प्रोविजन रखा गया है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, या रीएडजस्टमेंट जो करना जो है वो ज़रूरी है, और ये आर्टिकल 82 के अंतर्गत मैंडेटरी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इसके पीछे आइडिया वही है कि दैट द वैल्यू ऑफ वोट कास्ट बाय एवरी वोटर अक्रॉस द कंट्री हैज सिमिलर वैल्यू और वेट। वही मैंने आपको बताया कि इसको मतलब ये करने के पीछे वही कारण है। जैसे मान लीजिए कोई दो एरियाज हैं, ठीक है, एक एरिया की पॉपुलेशन मान लीजिए 50 लाख है, और दूसरे एरिया की पॉपुलेशन मान लीजिए 20 लाख है। ठीक है, तो 50 लाख वाली पॉपुलेशन से अगर मान लीजिए 5 एमपी हैं, तो हर एमपी के वोट की वैल्यू, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर 10 लाख लोगों पर एक एमपी है। और वहीं अगर दूसरी जो जगह है जहाँ पर 20 लाख लोग हैं, वहाँ से अगर 2 एमपी आते हैं, तो वहाँ के भी वही 10 लाख एमपी, 10 लाख लोगों पर एक एमपी है। लेकिन अगर मान लीजिए ये पिछले 10 सालों में, है ना, लोग इधर से उधर हुए, और दोनों जगहों में मान लीजिए जहाँ पहले 20 थे वहाँ पर अब मान लीजिए 40 हो गए हैं। ठीक है, और जहाँ पहले 50 थे वहाँ पर अब 20 वहाँ से हट गए, तो वहाँ पर 30 रह गए। तो अब वहाँ पर जो डिलिमिटेशन इसलिए किया जाएगा ताकि क्या करेंगे, वहाँ पर जो नंबर ऑफ एमपीज हैं वो कम बात ज़्यादा करेंगे, है ना। तो वही चीज़ एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर कही गई है, समझ गए। और वो इसीलिए किया गया है ताकि हर वोटर के वोट की जो वैल्यू है वो अक्रॉस द कंट्री सेम रहे। ठीक है, a Lok Sabha MP, for example, should broadly speaking represent a similar number of people irrespective of whether he or she is elected from Bihar or Tamil Nadu। ठीक है, मतलब एमपी कहीं से भी चुन के आए, चाहे वो बिहार से जो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, या तमिलनाडु जिसकी पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिवली, उनका जो मतलब आप कह सकते हैं कि सिमिलर नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब बिहार का अगर एक एमपी 10 लाख सांसदों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिमिलरली तमिलनाडु का एक सांसद भी 10 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ के नंबर ऑफ एमपी ज़्यादा होंगे, है ना। और तमिलनाडु जहाँ के पॉपुलेशन कम है, वहाँ के नंबर ऑफ एमपीज कम होंगे, तभी उनका जो ये रेशियो है वो कांस्टेंट या बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दैट मीन्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ एवरी कंस्टिट्यूएंसी शुड एज फार एज पॉसिबल बी सिमिलर। इसलिए हर कंस्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। तो इसी के लिए आर्टिकल 81 ये कहता है कि द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू एवरी स्टेट शुड बी सच दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द सीट्स इज सो फार एज प्रैक्टिकेबल द सेम फॉर ऑल स्टेट्स। ठीक है, और ये बात जो है वो आर्टिकल 81 में दी गई है कि जहां तक भी पॉसिबल हो सभी राज्यों के लिए जो नंबर है, मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स है और जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो रेशियो लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। और यही जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली स्टेट असेंबलीज में भी लागू होता है कि स्टेट असेंबलीज में भी जो राज्यों की विधानसभा है, जैसे एक राज्य जो है वो अलग अलग स्टेट असेंबलीज में बटा होता है। ठीक है ना। तो हर असेंबली में, हर असेंबली की सीट में जो है वो कितना एरिया आएगा या कितना पॉपुलेशन वहाँ से रिप्रेजेंट होगा, वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि मतलब वहाँ भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है जिसकी मान लीजिए 5 लाख पॉपुलेशन है, या मान लीजिए 50 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है, और वहाँ पर अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं असेंबली की, तो हर सीट जो है वो क्या करेगी, 50-50 हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, समझ गए बात। तो द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज देयरफॉर इज मेंट टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये लाइन पूछी जा सकती है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इसीलिए है ताकि ये जो वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल को प्रिजर्व रखा जा सके। ठीक है ना। द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज नॉट बीन हेल्ड सिंस 1976। 1976 से अभी तक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हुई है। ठीक है, मेनली ओइंग टू द ऑब्जेक्शंस बाय सम स्टेट्स दैट दिस टेंडेड टू पुट देम एट डिसएडवांटेज। ठीक है, क्योंकि कुछ राज्यों ने ये कहा है कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है उनके आधार पर हमारा जो है वो नुकसान हो जाएगा, है ना। जैसे जो बात अभी मतलब सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं, तो वही कुछ उसी तरीके की कुछ बातें यहाँ पर पहले भी कही गई हैं।
तो इसीलिए 1976 के बाद से अभी तक ये डिलिमिटेशन जो है वो नहीं हो पाया है ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो स्टेट्स हुज पॉपुलेशन हैव ग्रोन एट अ स्लोअर रेट, यानी कि जिन राज्यों में जनसंख्या जो है वो थोड़ा स्लोअर रेट से बढ़ती है, उनका यही डर है कि उनका जो लोकसभा में एलोकेशन है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द स्टेट्स विच हैव हायर पॉपुलेशन, मतलब वही जो सदर्न स्टेट्स बोल रहे हैं ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्शंस, तो इन्हीं ऑब्जेक्शंस की वजह से डिलिमिटेशन एक्साइज जो है वो 25 साल के लिए फ्रीज कर दी गई थी थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। मैंने आपको वही बताया जो है 42nd अमेंडमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद 2001 में, क्योंकि 1976 में 25 साल के लिए फ्रीज की गई, तो 2001 तक, फिर 2001 में इसको फिर से इस पीरियड को बढ़ा दिया गया और ये कहा गया कि अगले 25 साल तक भी लोकसभा की जो सीट्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये वही मैंने आपको बताया जो 2001 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, दैट इज 84th। क्लियर हो गई बात। अब सरकार की जो इंटेंशन है, दिस गवर्नमेंट हैड मेड इट्स इंटेंशन क्लियर अबाउट नॉट एक्सीडिंग द फ्रीज एनी फर्दर, ठीक है। अभी की जो प्रेजेंट सरकार है इसने अपनी ये मंशा क्लियर जाहिर कर दी है कि ये जो फ्रीज चला आ रहा है 1976 से, यानी कि ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं, है ना, अब इस फ्रीज को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। Even though the states with slow growing population have expressed concern about the population differential becoming more acute in the intervening years, लेकिन जो स्मॉल स्टेट्स हैं, स्मॉल स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, उन्होंने हालांकि इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि पिछले 50 सालों में ये जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है, ठीक है, सदर्न स्टेट्स कंपेयर टू द यूपी बिहार आप ले लें, बिकॉज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये जो डिफरेंस है ये और ज़्यादा बढ़ गया है ना। इस तरीके की चिंता उन्होंने जाहिर की है, बट सरकार ने ये मंशा अपनी जाहिर कर दी है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब ये फ्रीज आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सरकार क्या चीज़ प्रपोज कर रही है, अगर इसकी हम बात करें, तो द गवर्नमेंट सॉट टू ब्रेक द पॉलिटिकल स्टेलमेट by offering to maintain an existing proportion in the allocation of seats to different states while increasing the total number of seats to accommodate the growth of population in the last 50 years। अब सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि हम जो प्रपोर्शन है उसको फिक्स रखेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन पिछले 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो बढ़ाना होगा, है ना। 50% ही हम सीट्स बढ़ाएंगे, लेकिन जिस राज्य का जितना हिस्सा है, जिस राज्य का जितना प्रपोर्शन है अभी, उतनी ही सीट्स उनको मिलेंगी, ठीक है। वो आगे मैं आपको पूरा समझा दूंगा अभी। इन रिपीटेड पब्लिक स्टेटमेंट्स, ठीक है, पब्लिक स्टेटमेंट्स में ये बार बार कहा गया है कि द गवर्नमेंट सेड इट वुड इंक्रीज द एग्जिस्टिंग एलोकेशन बाय अ फिक्स परसेंटेज 50%, सो दैट द ओवरऑल प्रोपोर्शन बिटवीन द स्टेट्स इज अनचेंज, ठीक है। तो सबका 50-50% जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, तो बेसिकली जो राज्यों का मेन ऑब्जेक्शन है, ठीक है, ये उसी को एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है, दैट देयर सीट्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ राज्य कहते हैं, तो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए है ये, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्यूसडे को पब्लिक किया गया बिल, जो बेसिकली आज प्रेजेंट होगा, हालांकि उसमें कोई इस तरीके का मेंशन नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो बिल है, अब आज जो बिल आएगा उसमें हो सकता है मे बी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएँ, है ना, ये चीज़ उसमें स्पेसिफिकली मेंशन हो, बट अभी जो बिल आया है जो ट्यूसडे को पब्लिक किया गया था, उसमें कहीं पर भी ये 50%, मतलब थ्रू आउट सभी स्टेट्स में 50% जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं वो 850 कर दी जाएंगी, ठीक है। प्रेजेंट मतलब एग्जिस्टिंग मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेंथ है वो 550 की है, ठीक है, उसमें यही लिखा गया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि 550 से ज़्यादा लोकसभा की सीट्स नहीं होनी चाहिए, 530 फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि 850 सीट करी जाएंगी, 850 में से 815 815 जो है वो स्टेट्स की होंगी, 35 जो है वो यूनियन टेरिटरीज की होंगी, ठीक है। एंड इट सीक्स टू डू सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स एज वेल, और उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी की जाएंगी, ऐसा बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि सेंसस से डीलिंक कर दिया जाएगा डिलिमिटेशन को, तो इसमें सरकार का वही कहना है कि ये जो मैंडेटरी किया गया, मैंने आपको बताना कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करना मैंडेटरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82, तो उसी चीज़ को ये खत्म करने की बात कह रहे हैं, ठीक है ना, वही लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशन कैन बी कैरिड आउट वेन एवर पार्लियामेंट अप्रूव सच एन एक्सरसाइज, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिलिमिटेशन जो है वो हर सेंसस के बाद ही हो,
जब भी पार्लियामेंट को लगे कि ये एक्सरसाइज होनी चाहिए तब इसको किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इट वुड बी बेस्ड नॉट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट पब्लिश सेंसस रिपोर्ट बट ऑन द सेंसस रिपोर्ट डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जैसे कहेगी कि हमें मान लीजिए कभी भी, ठीक है, हो सकता है 5 साल के बाद पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव लाया जाए कि हमें डिलिमिटेशन कराना है, तो उसके बाद ये भी मेंशन किया जाएगा कि किस जनगणना के आधार पर, जरूरी नहीं है कि लास्ट सेंसस के आधार पर ही किया जाए, मतलब पिछली सेंसस के आधार पर ही, पुराने किसी सेंसस के आधार पर भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर जो है वो बात कही जा रही है, ठीक है ना। The amendment proposes changing the definition of population from the preceding census to the population as ascertained as such census as parliament may by law determine, ठीक है ना। तो पहले उसमें यही मेंशन किया गया है कि जो किस पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, जो पिछले सेंसस की पॉपुलेशन होगी उस आधार पर, पहले ये लिखा गया है ना, लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जो पिछली सेंसस हुई है उसके आधार पर कितनी जनसंख्या है उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन होगा। ये प्रेजेंट आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, लेकिन इसी को बदलाव किया जा रहा है कि पार्लियामेंट जिस बाय लॉ जिस पॉपुलेशन को डिटरमाइन करेगी, जैसे मान लीजिए अभी अगर सेंसस करना है ना, सॉरी अभी अगर डिलिमिटेशन करना है तो प्रीसीडिंग सेंसस कौन सा हुआ 2011 का, तो उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो 2026 वाला जो फ्रीज है वो हटा देंगे, या आगे भी जाके जैसे आप कहें कि 2000, मान लीजिए सरकार लेट से 2000 सरकार कहती है कि 2030 में फिर से हमें डिलिमिटेशन करना है लेट से, तो 2030 का जो हो सकता है कि उस समय तक ये 2027 वाली सेंसस का डेटा पब्लिश ना हो, है ना, तो फिर उसको पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हम 2011 की सेंसस के हिसाब से करते हैं, तो हो सकता है फिर से ऐसा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करेंगी, ठीक है ना। इसके बाद आगे लिखा गया है कि दिस विल enable the current government to carry out the delimitation exercise on the 2011 census report, ठीक है ना, क्योंकि इसी के आधार पर अब सरकार क्या है कि पिछले सेंसस, क्योंकि पिछला प्रीसीडिंग सेंसस तो 2027 वाला होगा, है ना, लेकिन 2027 के रिजल्ट अभी तक आएंगे नहीं तब तक, तो इसलिए सरकार, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है सेंसस, अगले साल तक होगा फिर उसका डेटा आएगा, तो उससे पहले ही सरकार जो है वो 2011 के सेंसस पे कर सकती है इसी प्रोविजन के बेसिस पर। दिस ऑल्सो गिव्स द पार्लियामेंट अ वाइडर ऑप्शन, इससे पार्लियामेंट को एक और वाइडर ऑप्शन मिलता है, और वो क्या है, ये थोड़ा सा आज इशू कर रहा है, मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स को लेकर भी सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर वाइड ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आज इशू ज़्यादा हो रहा है क्योंकि, ठीक है, इसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, है ना। अब देखिए दूसरी बात है वैल्यू ऑफ द वोट। देखिए द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन डिलिमिटेशन डज नॉट मेंशन अ फ्लैट 50% इंक्रीज इन सीट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स reintroduces uncertainty in the process to be adopted for increase in seats. It is likely to result in another political slugfest. क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बिल अभी इंट्रोड्यूस, मतलब पब्लिक के लिए पब्लिश किया गया था ट्यूसडे यानी कि परसों के दिन, उसमें ये 50% का थ्रू आउट जो है वो इंक्रीज किया जाएगा ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इससे इशू आ सकता है कि क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट इंडीड प्रोसीड्स विद 50% इंक्रीज इन लोकसभा सीट्स इन ऑल स्टेट्स द वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल वुड बी कॉम्प्रोमाइज। ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों ही चीज़ में इशू है, ठीक है। अगर 50% थ्रू आउट इंक्रीज नहीं किया जाता है, कीपिंग द प्रपोर्शन सेम ऑफ द स्टेट्स, तो स्टेट्स की तरफ से इशू आएगा, ठीक है ना, स्टेट्स इसका विरोध करेंगे डेफिनेटली। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर थ्रू आउट 50% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो फिर ये जो वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर सबकी सीट बराबर बढ़ाएंगे तो जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, या जिन राज्यों में पॉपुलेशन कम है तो उसमें असर पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के एक एमपी जो है वो अभी लगभग 17.16 या आप कह सकते हैं 17,16,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एमपी में, ठीक है, जो पड़ोसी राज्य है एमपी, वहाँ का एवरेज जो है वो 25.35 लाख है, ठीक, मतलब एक एमपी इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो द वोट ऑफ एन एवरेज पर्सन इन हरियाणा, तो इसलिए हरियाणा के एक व्यक्ति का जो वोट है उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ
अ पर्सन इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 17 लाख लोग मिलके एक सांसद को चुनते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के एक सांसद को चुनने के लिए 25 लाख लोग वोट देते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट किसका ज़्यादा होगा, हिमाचल के पर्सन का, है ना, हिमाचल के व्यक्ति का। अब इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ वोट कैन नॉट बी इंटायरली इक्वल, ठीक है। इंटायरली मतलब बिल्कुल इक्वल तो नहीं हो सकता है, लेकिन डिलिमिटेशन का आइडिया यही है कि उसको जितना टाइट ब्रैकेट में, या जितना आप कह सकते हैं कि क्लोज आप उस वैल्यू को रख सकें। जैसे कहीं का अगर 17 लाख है तो कहीं का 17.5 लाख हो, कहीं का 16.5 लाख हो, कहीं का 18 लाख हो, तो इतना चलेगा। लेकिन 17 लाख है और 25 लाख है तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना, वही बात की जा रही है। तो दिस इज पॉसिबल इफ ओनली इफ द सीट्स आर एडजस्टेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब पॉपुलेशन के आधार पर ही सीट्स को एडजस्ट किया जाए। लेकिन उससे फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम वही होगा कि बिग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रपोर्शन ऑफ द सीट्स अमंग द स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि वही पॉपुलेशन चेंज हुई है बहुत ज़्यादा, तो जिन राज्यों में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, है ना, उनका प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। तो यही बेसिकली सदर्न स्टेट्स का कंसर्न है, ठीक है। जैसे कि एक सिनेरियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीट्स हैं, ये बढ़ के 140 हो जाएंगी अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। और वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर प्रेजेंट में 39 सीट्स हैं, वो बढ़ के सिर्फ 51 होंगी, है ना। कहाँ 39 से सिर्फ 51, है ना, और कहाँ ये 80 से 140, मतलब 75% से ज़्यादा का इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो विपक्ष का क्रिटिसिज्म है इस चीज़ को लेकर वो क्या है, तो द अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि इस बिल्स में काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और हर राज्यों को जो प्रपोर्शन ऑफ सीट्स अलॉट होगा उसका कहीं कोई मेंशन नहीं है कि वो अनचेंज रहेगा, डायरेक्टली 50% सबका बढ़ जाएगा, ऐसा मेंशन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट में जो सोर्सेज हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए उनका यही आर्ग्यू है, उनका मतलब वो यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि दिस वुड लीड टू एन स्टेट दैट डिड नॉट इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग बीइंग रिवॉर्डेड विद अ हायर शेयर ऑफ सीट्स। यानी कि ऐसे राज्यों ने जिन्होंने 1970s 80s के समय में फैमिली प्लानिंग जहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं की, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन आज ज़्यादा है, तो उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा कि उनका शेयर अब बढ़ जाएगा, है ना। और दे हैव ऑल्सो propose the idea of 50% increase in the Lok Sabha seats of all states, saying that the gap between states whose population is stabilized and the ones whose population hasn't will increase in absolute numbers। और उन्होंने इस बात का भी विरोध किया है कि थ्रू आउट 50% सबका बढ़ाने को लेकर, क्योंकि इससे भी क्या होगा कि एब्सोल्यूट नंबर में जिन राज्यों की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं है एज इन द सदर्न स्टेट्स, और जिन राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ है, जहाँ पर जनसंख्या अभी भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उनके बीच में एब्सोल्यूट नंबर्स में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, गैप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, इनका क्या कहना है, इन्होंने ये कहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो सीट एलोकेशन के लिए होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को ही ध्यान में नहीं रखा जाए, बल्कि उस राज्य का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। और अपोजिशन ने गवर्नमेंट को एक्यूज किया है ऑफ नॉट कॉलिंग एन ऑल पार्टी मीटिंग डिस्पाइट दे आर डिमांडिंग इट, ठीक है। विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात की गई थी कि सभी पार्टीज़ की एक मीटिंग जो है वो बुलाई जाए, लेकिन वो इस बात की डिमांड करते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी इस डिमांड को नहीं माना, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार क्या कह रही है, अगर इस बारे में हम बात करें तो सरकार की तरफ से जो सोर्सेज हैं उनका यही कहना है कि वो एक इस बिल में बेसिकली वही मैंने आपको बताया कि एक शेड्यूल जो है वो अटैच करेंगे, जिसमें ये लिखा जाएगा कि हर राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, मतलब एग्जैक्टली उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और सदर्न स्टेट्स का जो ये डर है उसको खत्म किया जाएगा। अ शेड्यूल इज एन एडिशनल सेक्शन टू अ बिल दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सपोर्टिंग द टेक्स्ट ऑफ द बिल, ठीक है। फिर से मैं कह दूं कि ये शेड्यूल जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं एट प्रेजेंट, ये वो शेड्यूल नहीं है, ठीक है। ये इस बिल के अंदर का स्पेसिफिक शेड्यूल है जिसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया जाएगा कि हर राज्य को कितनी कितनी सीट्स मिलेंगी, मतलब कोई भी एम्बिग्यूटी का चांस नहीं रहेगा इस शेड्यूल के बाद। शेड्यूल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड द प्रिसाइज नंबर ऑफ सीट्स दैट विल बी अलोकेटेड टू ईच स्टेट। और एक्सपेक्टेड यही है कि अगर शेड्यूल होगा तो शेड्यूल में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि किस राज्य में कितनी सीट्स होंगी, ठीक है। कोई अगर मगर कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक और काम किया है, 2011 के सेंसस के आधार पर होना है, तो 2011 के सेंसस में हमारे देश की जो आबादी है
वो 121 करोड़ है। ठीक है, ये बेसिकली 2011 के सेंसस की बात है। अगर हम एवरेज साइज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो एवरेज अभी हमें पता है कि टोटल लोकसभा की सीट 543 है, इसको बढ़ा के 850 कर दिया जाएगा। करंट में जो एलोकेशन है या पॉपुलेशन पर सीट है वो लगभग 22,29,000 के आसपास है, मतलब 22,29,000 पॉपुलेशन पर एक सीट है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएंगी क्योंकि अभी 2021 के हिसाब से हम करेंगे तो ये 14 लाख पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 14,24,000 लोगों पर एक सीट, एक लोकसभा की सीट या एक एमपी आप कह सकते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट सीट्स दी हैं लोकसभा में कितनी है। उसके बाद दो सिनारियोज इन्होंने डिस्कस किया है कि इफ सीट ऑफ एवरी स्टेट इज इंक्रीज बाय 50%, अगर हर राज्य की सीट जो है वो 50% बढ़ती है तो कितनी कितनी सीट हो जाएंगी। और दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने ये दिया है कि अगर 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर अगर इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, मतलब वो 50% नहीं, पॉपुलेशन के बेस पर अगर करते हैं प्योरली तो सीट्स कितनी हो जाएंगी। ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे अगर हम जो इन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का कंपैरिजन किया था, अगर उसी को हम यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी 80 सीट्स हैं। ठीक है, अगर 50% इंक्रीज होता है तो 120 सीट्स हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, 80 का 50% ज़्यादा आपका हो जाएगा 120, और अगर सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पर होती है तो 140 हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में अभी 39 सीट्स हैं। अगर हम सिर्फ 50% बढ़ाते हैं तो 59 हो जाएंगी, और अगर पॉपुलेशन के बेस पर करते हैं तो 51 हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर आप जो क्लियर डिफरेंस है वो देख सकते हैं, है ना, कि पॉपुलेशन के आधार पर अगर होता है तो जिन राज्यों में, ठीक है, अगर पॉपुलेशन के आधार पर होता है तो जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है जैसे कि यूपी, है ना, तो वहाँ की सीट ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और जो ये है तमिलनाडु जैसे राज्य उनकी कम हो जाएंगी। इसी का अगर एक कंपैरिजन हम थोड़ा सा बिहार के साथ भी अगर देखें, वहाँ पर भी ऐसा ही मुझे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेट्स चेक वंस। देखिए बिहार में अभी 40 सीटें, ठीक है ना, अगर 50% बढ़ता है तो 60 हो जाएंगी, लेकिन पॉपुलेशन के बेस पर करेंगे तो 73 हो जाएंगी। तो वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है, अगर उनमें पॉपुलेशन के बेस पर होता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पर नंबर। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक द हिंदू का आर्टिकल देखते हैं, और क्या हमें इन सेशंस में एडिटोरियल्स वगैरह इंक्लूड करने चाहिए, क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए, नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है ना। चलिए हम फिलहाल यहाँ पर एक आर्टिकल देखते हैं कि वाई द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रिटिकल टू ग्लोबल एनर्जी फ्लोज। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी फ्लो के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्यों क्रिटिकल है। देखो ये आपको पता ही है कि लेट फरवरी से हमने भी इस पर एक आर्टिकल, मतलब एक वीडियो बनाया था कि लेट फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक सेंटर ऑफ डीपनिंग एनर्जी एंड सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ है ना। और जब से ये इजराइल और यूएस ने अटैक किया है ईरान के बाद, तब से तेहरान ने वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तेहरान मतलब ईरान ने, है ना। द सिचुएशन इंटेंसिफाइड फर्दर दिस वीक। इसके बाद फिर से इस हफ्ते जो अभी इस्लामाबाद में ईरान और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशंस हो रहे थे वो बातचीत कुछ सफल हुई नहीं। तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम यहाँ का ब्लॉकेड करेंगे, कि जितने भी वेसल्स ईरान को जाएंगे या ईरान से आएंगे, ईरान के पोर्ट से, हम उनको ब्लॉक करेंगे, है ना। तो और जब से ये सीज़ फायर हुआ है, बेसिकली 2 हफ्ते का सीज़ फायर अनाउंस किया गया था, जब से ये सीज़ फायर हुआ है तब से लिमिटेड नंबर ऑफ शिप्स जो हैं वही यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि कंटिन्यूड थ्रेट्स, मतलब लगातार खतरा बना हुआ है यूएस का जो ब्लॉकेड है उसकी वजह से इस रीजन से जहां एक दिन में 130 से ज़्यादा वेसल्स गुजरा करते थे अब बहुत कम हो गए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से एक टर्म निकल के आता है दैट इज मैरीटाइम चोक पॉइंट। कि मैरीटाइम चोक पॉइंट क्या होता है। मैरीटाइम चोक पॉइंट एक नैरो स्ट्रेच ऑफ सी है थ्रू विच अ लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड मस्ट पास विद नो इजी ऑल्टरनेटिव रूट। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैं आपको सारे के सारे मैप में भी दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैरीटाइम चोक पॉइंट होता क्या है। मैरीटाइम चोक पॉइंट एक ऐसा नैरो स्ट्रेच है, इट्स अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सी थ्रू विच अ लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड मस्ट पास। ठीक है, जिसके थ्रू लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास होना चाहिए और जिसका कोई ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल ना हो। ठीक है, इजी ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल ना हो। रूट तो अवेलेबल हो सकता है ऑल्टरनेटिव, बट वो थोड़ा सा
लंबा होगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा वहाँ से कॉस्ट आएगी, वो चीज़ें। ठीक है, दीज आर नेचुरल जियोग्राफिक बॉटलनेक्स क्रिएटेड बाय, अब ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल जियोग्राफिक बॉटलनेक्स जो क्रिएट हुई हैं किसकी वजह से, कोस्ट लाइन की वजह से, आइलैंड्स या नैरो चैनल्स दैट कंसंट्रेट शिपिंग इनटू द टाइट कॉरिडोर्स। ठीक है, अब शिप्स जो हैं वो इजीली रीराउट नहीं कर सकते, मतलब इस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते में नहीं जा सकते आसानी से, तो इसीलिए ये जो चोक पॉइंट्स हैं ये ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के क्रिटिकल नोड्स मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया का 70 से 80% जो ऑयल है वो सीज के थ्रू पास करता है, और ज़्यादातर उनमें से इन्हीं चोक पॉइंट्स के थ्रू जाता है। ठीक है, और अगर इस तरीके का कोई सिंगल इंसिडेंट भी होता है किसी भी चोक पॉइंट पर, तो उससे ट्रैफिक जो है वो इमीडिएटली क्या हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है। ठीक है, इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी मतलब फार रीचिंग हो सकते हैं, काफ़ी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, एनर्जी प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती हैं, जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकती है ना। तो इससे जो क्रिटिकल कमोडिटीज़ हैं उनकी शॉर्टेज हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो सकती है। जैसे आईएमएफ ने अभी ही अपना जो फोरकास्ट दिया है उसमें उसने ये कहा है कि जो 3.3% की हम बात कर रहे थे तो ग्लोबल इकोनॉमी 3.1% पर आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये ऑयल प्राइसेस वगैरह में जल्द ही कंट्रोल अगर नहीं आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रिसेशन तक की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये क्यों क्रिटिकल है, अगर इसकी हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वाइडली रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट। ठीक है, ये जो जगह यहाँ पर लिखी गई हैं इनको आप लोग अभी नोट डाउन कीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स सॉरी इसके बाद मतलब पूरा आर्टिकल करने के बाद ये आपको मैं मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से और इंडियन ओशन से जोड़ता है। प्राइमरी एक्सपोर्ट रूट है ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द रीजन, इस रीजन में जो वेस्ट एशिया में है जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनका ये मेजर एक्सपोर्टिंग एरिया है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया को जो अपना तेल एक्सपोर्ट करते हैं उनका ये मेजर एक्सपोर्ट रूट है। और अपना जो इसका सबसे छोटा एरिया है, सबसे नैरोएस्ट पोर्शन पर यह स्ट्रेट जो है वो सिर्फ 20 नॉटिकल माइल्स वाइड है। ठीक है, ओनली 38 किलोमीटर वाइड। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे मतलब जब चीज़ें सब सामान्य होती हैं तो 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, रफली 1/5 ऑफ द ग्लोबल कंजम्पशन यहाँ से डेली पास होता है। मतलब जितना पूरे दुनिया में रिक्वायरमेंट है, जितना पूरी दुनिया की कंजम्पशन है उसका 20% यहीं से गुजरता है डेली। ठीक है, नॉर्मल हालात में, मतलब आजकल तो खैर अब डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं। और क्रूड ऑयल के साथ साथ जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है फ्रॉम कतार एंड फ्रॉम यूएई वो भी इस रास्ते से पास होती है। ठीक है, और यहाँ का 80% जो एनर्जी फ्लोज है वो एशिया में जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया इस रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर हम इसी तरीके के और ग्लोबल चेक पॉइंट्स की बात करें तो हॉर्मुज के अलावा भी जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है वो इसी तरीके के इक्वली क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स के ऊपर रिलाई करता है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बाबल मानदेव स्ट्रेट, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। ठीक है, तो एक करके इनके बारे में देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो मलाया पेनिनसुला और जो इंडोनेशियन आइलैंड है ऑफ सुमात्रा उसके बीच में जहर से रन करता है। शॉर्टेस्ट सी रूट है बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के बीच का शॉर्टेस्ट रूट है। ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका और ईस्ट एशिया के बीच का एक की ट्रेड रूट है। ठीक, इसके बाद बाबल मानदब स्ट्रेट की बात करें तो ये अरेबियन पेनिनसुला और जो अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके बीच में है। ठीक है, इसको भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट एक्ट्स एज अ सदर्न गेटवे इनटू द रेड सी। ठीक है, रेड सी में एंटर करने के लिए साउथ की तरफ से ये रास्ता है ना, और विच शिप्स मस्ट पास बिफोर रीचिंग द सुएज कैनाल। और अगर किसी शिप को बेसिकली इधर मतलब ये अरेबियन सी की तरफ से अगर आपको ऊपर मेडिटेरेनियन सी में जाना है तो आप स्ट्रेट ऑफ ये रेड सी के थ्रू होके जाएंगे, और रेड सी में एंटर करने के लिए आपको बाबल मानदेव स्ट्रेट से होके गुजरना होगा। ठीक है, सुएज कैनाल एंड मेडिटेरेनियन, दिस मेक्स इट क्रूशियल लिंक इन द ट्रेड रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो एशिया और यूरोप के बीच का ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। इसके बाद सुएज कैनाल आती है। सुएज कैनाल हालांकि एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि इजिप्ट के थ्रू कट करते हुए रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। और अगर ये रूट नहीं हो या कभी यहाँ पर डिसरप्शन अगर हो जाए सुएज कैनाल में तो शिप्स को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैप में तो समझ में आएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें पनामा कैनाल की तो पनामा कैनाल कट्स अक्रॉस दी नैरो इस्थमस ऑफ पनामा मेकिंग दी लिंकिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये ट्रेड के लिए बिटवीन एशिया, अमेरिकाज एंड यूरोप्स के बीच में जो ट्रेड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, एलिमिनेटिंग द नीड टू सेल अराउंड साउथ अमेरिका। अगर अदरवाइज अगर ये रूट ना हो पनामा कैनाल का तो पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करना पड़ेगा, दिखाता हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा गया है कि हाउ डज द इंटरनेशनल लॉ अप्लाई टू दीज वाटरवेज। अब इंटरनेशनल लॉज जो है वो इन वाटरवेज पर कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरीली जो मूवमेंट ऑफ शिप्स है इन चोक पॉइंट्स के थ्रू वो गवर्न होता है बाय द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, यूएन क्लॉज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके प्रोविजन के अनुसार स्ट्रेट्स यूज फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन आर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिट पैसेज विच अलाउज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ ऑल नेशंस टू पास कंटिन्यूसली एंड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें ये प्रोविजन है कि जो भी स्ट्रेट्स इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए यूज किए जाते हैं उनमें एक ट्रांजिट पैसेज का प्रिंसिपल जो है दे आर सब्जेक्टेड टू दैट, ठीक है, जिसमें सभी देशों के शिप्स और एयरक्राफ्ट को जो है वहां से कंटिन्यूसली और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी बाधा के पार करने की इजाजत है, ठीक है। लेकिन उस स्ट्रेट के अलोंग, किसी भी स्ट्रेट के अलोंग जो कंट्रीज हैं वो वहां पर शिपिंग रेगुलेट कर सकती हैं फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रीजंस, लेकिन दे कैन नॉट स्टॉप शिप्स फ्रॉम पासिंग थ्रू और इम्पोज सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। वो रेगुलेट कर सकती हैं लेकिन पूरी तरीके से रोक नहीं लगा सकती, ठीक है ना, और सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं कर सकती कि इस देश को शिप को जाने देंगे उस देश को नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। दिस राइट ऑफ पैसेज इज ब्रॉडली रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये जो राइट ऑफ पैसेज है वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड है। हालांकि प्रैक्टिस में इन्फोर्समेंट डिपेंड करता है ऑन द नेवल स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज। जैसे अभी जो इशू चल रहा है वो हालांकि इंटरनेशनल लॉ के अगर अकॉर्डिंग आप बात करें तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, ठीक है ना, वो जस्टिफाइड नहीं है। बट अब वही चीज़ है कि किस देश का कितना जो है वो नेवल स्ट्रेंथ है, नेवी की स्ट्रेंथ है, और कितना देशों के बीच में आपसी सहयोग है, आपसी कोऑर्डिनेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मलक्का स्ट्रेट, बाब अल मांदेब स्ट्रेट, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, ठीक है। इनको हम मैप में देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। यहीं पर है, ये तो आपको पता ही है, दिस इज ईरान, है ना। ये आपका बेसिकली अरेबियन सी, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका पर्शियन गल्फ, ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना। अब तक तो खैर आपने इसको न्यूज़ में बहुत बार देख चुके होंगे। ये वाला जो रीजन है दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा जो इसके आसपास के रीजन है उनको भी ध्यान रखिएगा। ऊपर यहाँ पर ईरान है और ये जो छोटा सा देश है ये विच इज दिस कंट्री, दिस इज ओमान, ध्यान रखिएगा, दिस इज ओमान, ठीक है। हालांकि ओमान का जो देश है वो यहाँ पर है पूरा, ठीक है। ये दुबई है और ये ओमान का एक एक्सक्लेव है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज एन ओमान एक्सक्लेव, दुबई के जस्ट ऊपर, ठीक है। और यहाँ के जितने भी मैंने आपको बताया ये जितने भी ऑयल रिच नेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इधर आप देखें तो यू हैव इराक, यू हैव कुवैत, यू हैव सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई, है ना, मस्कट मतलब ओमान, ये सारे के सारे ऑयल रिच नेशंस हैं। तो इनका जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से पास होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। ये बात हो गई एक। इसके बाद अगर हम बात करें मलक्का स्ट्रेट की, तो मलक्का स्ट्रेट आपका इधर है, दिस इज योर मलाया पेनिनसुला, है ना, मलेशिया का पेनिनसुला है। ये आपका है सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया का सुमात्रा, जकार्ता, इस तरीके से आइलैंड, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। इसके बीच का जो ये वाला पोर्शन है दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। ये आपका इंडियन ओशन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, अंडमान सी, और ये आपका साउथ चाइना सी, ठीक है। तो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो फिर पूरा इस तरीके से यहाँ से कहीं घूम घाम के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद हमने बात करी बाब अल मांदेब स्ट्रेट की, तो ये है आपका बाब अल मांदेब स्ट्रेट, ठीक है। अगेन वही इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये आपका रेड सी और ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी। तो अगर आपको यहाँ से मतलब एशिया की तरफ से आप कहें अगर आपको यूरोप जाना है, ठीक है, यूरोप के देश में जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव, आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से पूरा घूम के जाएं अफ्रीका को क्रॉस करके, बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है वैसे इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसकी हम बात फिलहाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर कभी ये रूट अगर डिसरप्टेड है तब ये रूट काम आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो स्पेन, पोर्तुगल और इधर मोरक्को है, यहाँ पर पड़ता है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गल्फ ऑफ एडन और दिस इज योर रेड सी, इसके बीच का जो ये वाला रीजन है, ठीक है, छोटा सा जो स्ट्रेट है, दिस इज बाब अल मांदेब स्ट्रेट। तो आप इधर से अगर जाएं गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन से बाब अल मांदेब स्ट्रेट, यहाँ से रेड सी, और रेड सी के बाद आप इधर को चले जाएं, ये बेसिकली इजिप्ट, इजिप्ट से क्रॉस करते हुए यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वाटरवे है दैट इज सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज नहर जिसको कहते हैं, ये सुएज कैनाल है। यहाँ पर भी बेसिकली दो गल्फ है, इनको नाम याद रखिएगा, ठीक है।
ये दो गल्फ हैं, दिस इज योर गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है, ये सुएज की खाड़ी है, और ये वाली जो साइड है दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज, नीचे आपका रेड सी, ऊपर सुएज कैनाल, और उसके नीचे बाबल मांदेब स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हुई बात। इसके बाद आपका एक और बचा हुआ है, दैट इज पनामा कैनाल। पनामा कैनाल आप थोड़ा सा और इधर को आएंगे, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा देश है, बिल्कुल सेंट्रल अमेरिका में आप कह सकते हैं, ठीक है, नाइकरागुआ, ग्वाटेमाला और इधर कोलंबिया के बीच में एक देश है, दिस कोस्टा रिका, है ना, यहाँ पर एक देश है, दिस इज पनामा। तो यहीं पर वो एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, ये भी यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, दिस इज योर पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है वो आपके अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। अगर आपको अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जाना है तो उसके लिए ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अदरवाइज फिर वही बात है कि अगर आपको इधर जाना होगा तो आपको ये पूरा जो साउथ अमेरिका है इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, बात समझ गए। ये सारे के सारे चौक पॉइंट्स आपको बता दिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का स्ट्रेट, बाबल मांदेब स्ट्रेट, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है डेफिनेटली, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल आज हम इतना ही रखते हैं। मुझे आप फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि गोइंग फॉरवर्ड हमें किस तरीके से इन सेशंस को लेना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारा ये जो चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल का जो ग्रुप है इसमें टेलीग्राम पे, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस पर मैं आपके साथ ये जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं ये शेयर कर दूंगा, आप इनको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को फिर से होगी मुलाकात। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उसी के आधार पर आने वाले दिनों में मैं इसमें और ज़्यादा एडिशंस करूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।